सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी अनिवार्य के कक्षा 12 के, और ये पेपर है आपका भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा में जो जिला समान परीक्षा आयोजित हुई थी, अनिवार्य हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसको आज हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं खंड 1 से। खंड 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अपठित गद्यांश और पद्यांश के हैं। तो इस अपठित गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार का उपयोग करने से क्या लाभ है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर हम देखें कि क्या लाभ है, तो योजनाओं का समुचित उपयोग होगा। ये यहाँ पर योजनाओं का समुचित उपयोग होगा। फिर देखिए, ये प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संवैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो जन जागृति। महत्वपूर्ण कार्य क्या, लोगों में जन जागृति की भावना पैदा करना, जन जागृति, लोगों को जगाना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि प्रशासन में पारदर्शिता भी आ सकेगी जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। ये किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा सूचना के अधिकार, या तो आप लिख दे सूचना का अधिकार या सूचना के अधिकार की उपयोगिता। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका अपठित, ये गद्यांश गलत छप गया, काव्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये तरुण यानी नव युवकों को, नौजवानों को संबोधित करता हुआ ये काव्यांश है। पहला प्रश्न देखेंगे, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर। इसमें तेरे किसके लिए कहा गया, तेरे का है या तो आप तरुणों को कहा है या नौजवानों को कहा है, नौजवानों को कहा है या फिर नव युवकों को कहा। कोई भी उत्तर लिखे इसमें से सही है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है कि संसार में जितने भी सामाजिक परिवर्तन और लोक कल्याणकारी के काम हुए हैं, यानी एक तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और लोक कल्याण के कार्य, लोक कल्याण के कार्य, ये जो काम हुए हैं ये सब नौजवानों की अदम्य शक्ति और साहस से हुए हैं। मतलब इन कामों में किनका योगदान है, नौजवानों की शक्ति का योगदान है, नौजवानों की शक्ति का योगदान है। ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि को तरुणों से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो देश रक्षा का भार ले, सबसे पहले है देश रक्षा का भार ले, देश रक्षा का भार ले। कमजोर और दलितों की मदद करें, कमजोर व दलितों की मदद करें, कमजोर और दलितों की मदद करें, उनका उद्धार करें और दुश्मनों से मुकाबला करें, दुश्मनों से मुकाबला करें। यहाँ देखिए कहा है कि केरी कटी से कवि का क्या आशय है। केरी कटी का मतलब तो होता है वैसे सिंह की कमर,
तो कहने का मतलब इससे आशय यह है कि तरुणों में वो साहस है कि असंभव को भी संभव कर दे, असंभव को भी संभव कर सके, ऐसी ताकत युवकों में है। प्रस्तुत काव्यांश का शिल्प सौंदर्य, तो शिल्प सौंदर्य आप लिख दें। इसमें देखिए, एक तो खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है। ओज गुण है, ओज गुण है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी। फिर तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना। मतदाता जागरण अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जीवन का मूल आधार, विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का योगदान। चौथा देखिए प्रश्न कि एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। अपने आप को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के सभी संस्था प्रधान हैं, उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। और यह फिर आपको एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करना है जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से परीक्षाओं की तारीख में परिवर्तन की सूचना दी गई हो। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं लिखनी। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली ये ऐसी होती है, इसके 3 हिस्से होते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रो, इंट्रो ये होती है बॉडी और ये होती है समापन, इंट्रो बॉडी और समापन। इसमें खबर का मुख्य जो सार होता है, मुख्य खबर इंट्रो में आ जाती है। और 4 ककार का प्रयोग भी इंट्रो में किया जाता है। समाचार लेखन की ये सबसे प्रसिद्ध शैली है। क्लाइमैक्स इसके इंट्रो में आ जाता है। ये सारी बातें लिखेंगे। फिर है श्रोताओं अथवा पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? तो टेलीविजन है, क्योंकि टेलीविजन में हम जो है चित्र देखने के साथ साथ सुनते भी हैं, यानी दृश्यों के साथ जो है आपकी आवाज़ चलती है। दृश्यों में और आपके बोलने में तारतम्यता होनी चाहिए। इसकी खबरें जीवंत होती है। फिर एक फीचर लिखना आपको, फीचर लिखना है राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका या मोबाइल केंद्रित विद्यार्थी जीवन। लिपि किसे कहते हैं? यानी मौखिक भाषा को जिस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ध्वनि चिन्ह या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उदाहरण देते हुए अभिधा और लक्षणा सब शक्तियों का अंतर स्पष्ट करना। अभिधा का मतलब एक ही अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ निकलता है, सीधा साधा अर्थ निकलता है। और लक्षणा सब शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा होती है, मुख्यार्थ में बाधा। और रूढ़ि या प्रयोजन के कारण, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गाय घास चर रही है, अभिधा का उदाहरण हो गया। लक्षणा में मोहन तो गधा है, ये उसका उदाहरण हो गया। यमक और श्लेष अलंकार में देखिए, यमक का मतलब शब्द दो या दो से अधिक और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग, यानी जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ होगा। श्लेष का मतलब शब्द एक होता है और उस एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण दे देना है। यमक का तो आप दे सकते हैं कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय,
या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, और स्लेश में 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, ये दे सकते हैं। 11 देखिए फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब होता है संकाय, और एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक। फिर आगे देखिए सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये महादेवी वर्मा के भक्तिन वाले पाठ से है। महादेवी वर्मा का पाठ है भक्तिन, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अगली जो व्याख्या है ये आपकी है जैनेन्द्र वाले पाठ से, बाजार दर्शन, बाजार दर्शन से। और फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है ये बच्चन वाले पाठ, हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय कविता से है ये। उसके बाद देखिए अगली व्याख्या जो है ये तुलसी वाले पाठ में से तुलसीदास जी, तुलसीदास जी यानी कवितावली, कवितावली से है ये। फिर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और का लेखक परिचय लिखना है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लेखक परिचय लिखना है। काले मेघा पानी दे जो अंधविश्वास हैं उसके ऊपर ये व्यंग्य किया गया है। नमक कहानी में भारत पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला। बिल्कुल, चाहे व्यक्ति किसी भी देश में चला गया हो, लेकिन जो उसका वतन है वह उसे कभी भुला नहीं पाता है। शीतल वाणी में आग से, ये हरिवंश राय बच्चन के पाठ में से आत्मपरिचय कविता, यानी चाहे कवि की वाणी शीतल है लेकिन उसमें दर्द छिपा हुआ, जोश और व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बात कही गई है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये ध्यान दीजिए बादल कविता निराला की है। उसमें बादलों को किसानों का, मजदूरों का अग्रदूत कहा है, क्रांति का प्रतीक है। 19वां प्रश्न देखिए, पहलवान की ढोलक में लुटन सिंह का चरित्र चित्रण करना है, कैसे अदम्य जिजीविषा थी उसमें। और द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। बच्चा जिद करता है तो ये फिरा गोरखपुरी की रुबाई के आधार पर वो चांद के लिए जिद करता है, दर्पण में उसको चांद दिखाती है। पतंग कविता में बाल मनोविज्ञान जो आलोक धनवान ने दिखाया है वो लिखना है। दुनिया के 2 पुराने शहर हड़प्पा मोहनजोदड़ो। एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों को किसको संबोधित किया। किट्टी नाम की गुड़िया थी। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है, ये 2 पीढ़ियों के बीच वैचारिक द्वंद्व है उस पर आधारित है। लेखक ने जूझ उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में लिखा और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। मराठी भाषा में उसने मूल रूप में लिखा था। इसके बाद देखिए ये एक निबंधात्मक प्रश्न है, फिर एक जूझ वाले पार्ट में भी निबंधात्मक प्रश्न है। धन्यवाद।